अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। इट्स डॉक्टर उसामा अगेन। आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है जो इम्पोर्टेंट भी है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, विच इज़ हेपेटाइटिस। तो डिस्कस हम करेंगे कि हेपेटाइटिस है क्या चीज़, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं और इलामात क्या हैं और किस तरह हम इससे बच सकते हैं। शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस है क्या चीज़। हेपेटाइटिस इज बेसिकली एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। मीन्स कि आपके जिस्म में कुछ किसी भी वजह से एक जो आपके वजूहात हैं हेपेटाइटिस की, वो आपके जिस्म पे जिगर पे एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो आपके जो कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है, इम्यून सेल्स बनाए हैं, वो एक्ट करते हैं आपके जिगर के ऊपर और उसकी डिस्ट्रक्शन उन सेल्स की स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन जिगर करवा रहा है आपका, वो खत्म हो जाएंगे या उनमें रुकावट पैदा होगी। तो एज यू ऑल नो, जिगर जो सा बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन है और आपकी बॉडी का मेन मेटाबॉलिज्म, यानी कि मोस्टली जो आपका जिगर कंट्रोल कर रहा होता है मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में। इसके अलावा आपकी प्रोटीन्स और लिपिड्स, कार्ब्स, ये सारा कुछ जो सा है ये आपका जिगर के अंदर ही उसके साइकिल चल रहे होते हैं। अब किसी भी वजह से इस पे इफेक्ट पड़ेगा, जिगर इफेक्ट होगा, तो वो जो सारे काम कर रहा है जिगर, उन पे इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो केमिकल मादे निकलने चाहिए, डिटॉक्सिफाई होने चाहिए, वो आपकी बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे और जो बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे। तो आपके एक बिगाड़ पैदा होगा जिस्म के अंदर और इसकी वजह से कुछ इलामा जाहिर होंगी। अब मेन हम इसकी कुछ चंद अहम वजूहत डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे मेन वजह है वो है वायरसेस हेपेटाइटिस की मेन काज। अभी तक 5 वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। 5 वायरसेस हैं जिन पे स्टडी या रिसर्च हो चुकी है, बाकी वायरसेस पे अभी रिसर्च हो रही है। हम इन्हीं पे मेन हमारा आज का गोल भी यही है, ये 5 वायरस। इसके अलावा हेपेटाइटिस अल्कोहल से हो सकता है, कुछ ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, मेडिसिन हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। लेकिन जो कि हमारा फोकस आज है हेपेटाइटिस वायरसेस पे, जो मोस्ट कॉमन काज है हेपेटाइटिस की, तो हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। अब हेपेटाइटिस इतना कॉमन है कि दुनिया में तकरीबन 400 मिलियन लोग हेपेटाइटिस से अफेक्ट हैं इस वक्त, और हर साल इसमें तादाद में इजाफा होता है। 6 से 10 मिलियन लोग हर साल इसमें एडिशन शामिल हो जाते हैं। अब इसकी रोकथाम जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हर साल इतने ज्यादा कॉमन इसकी काजेज आ रहे हैं और मोस्टली अनडायग्नोज केस होते हैं, क्योंकि नॉर्मल नंबर जो है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी इलामात जो सी है वो जाहिर नहीं होती। तो इसी वजह से इसका पता नहीं चलता कि हम किस किस मरीजों में हेपेटाइटिस मौजूद है। इसलिए क्योंकि अगर हम भी अपने टेस्ट करवाएं तो एक्सीडेंटली हेपेटाइटिस हमारे कभी किसी के निकल आता है। जब हम हॉस्पिटल में पेशेंट से करते हैं, वो आते किसी और वजह से, लेकिन जब उनको टेस्ट करते हैं तो उनको हेपेटाइटिस कोई भी निकल आता है, बी, सी, ये काला यरकान उनको निकल आता है। तो इसके लिए वजह से आपने अब मेन हम हेपेटाइटिस को स्टडी करते हैं। इसके लिए मैंने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, हेपेटाइटिस ए और ई को अलग ग्रुप में और बी, सी और डी को अलग ग्रुप में, क्योंकि बी, ए और ई जो है वो मोस्ट कॉमनली उनके साइन सिम्टम्स और उनके काजेज सेम है और बी और सी के सेम है। इसलिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए और ई। हेपेटाइटिस ए और ई होता क्यों है और इसकी चंद अहम वजूहत हैं। हेपेटाइटिस ए और ई चूंकि ये एक्यूट फॉर्म के हेपेटाइटिस हैं, मीन्स ये हेपेटाइटिस होते हैं और कुछ इलामात जाहिर होती हैं, कभी कभार नहीं होती और खुद ही खत्म हो जाते हैं। एक्यूट फॉर्म के हेपेटाइटिस है, मीन्स ये 6 महीने से कम ड्यूरेशन में इनकी साइन सिम्टम्स आते हैं और अपना काम करके खत्म हो जाते हैं। और ज्यादातर लोगों में अगर हम अपने टेस्ट भी करवाएं, अब हम जनरल पॉपुलेशन में, यंग पीपल भी, तो ज्यादातर हमें हेपेटाइटिस ए या ई का हम शिकार हुए होंगे पहले और उनके एंटीबॉडीज हमारे जिस्म में मौजूद होंगी। ये इफेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और मोस्टली उसको ओवरकम कर लेता है हेपेटाइटिस ए और ई के वायरसेस को। लेकिन जब ये सीवियर फॉर्म में चला जाता है तो इससे कुछ दिनों, हफ्तों में बंदे की मौत भी हो सकती है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है हेपेटाइटिस ए और ई। हेपेटाइटिस ए जो है ये आपकी पूरी दुनिया में मौजूद है और किसी भी आपके एज ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है, जबकि हेपेटाइटिस ई जो है ये आपकी डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये हेपेटाइटिस ई ज्यादा कॉमन है। डेवलप्ड कंट्रीज ने इस पे ओवरकम कर लिया। इसके अलावा हेपेटाइटिस ई यंग पेशेंट्स में ज्यादा होता है और यंग में भी आपकी प्रेग्नेंट फीमेल्स को ज्यादा इफेक्ट करता है हेपेटाइटिस ई, इसलिए उनमें इसकी एहतियात बहुत जरूरी है। अब इसकी वजूहत क्या है। हेपेटाइटिस ए और ई मोस्टली होता है आपकी अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से। मींस अगर आपके
हाथ साफ नहीं है, आप खाना खा रहे हैं, आप गंदा पानी कहीं से पी रहे हैं, आप दुकानों पे या रेडियो पे जाते हैं, वहां से गंदा खाना खा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप सीवरेज के पानी से शेलफिश या कोई और जो सी है आपकी फिशेस वगैरह वो खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस आपको होने के चांस होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जो सी ये वजूहात हैं इनको हम कम करें। अब हेपेटाइटिस ए और ई चूंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और ये खुद होते हैं, खुद ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा लोगों में सवेयर नहीं होते। जबकि दूसरी किस्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये मोस्ट कॉमन है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इसके केसेस ज़्यादा मिलते हैं, विच इज़ हेपेटाइटिस बी, सी और डी। डी चूंकि मिलता है बी से, जब बी होगा उसके साथ ही डी होगा, डी अलहदा वायरस नहीं हो सकता या अलहदा हेपेटाइटिस डी नहीं हो सकता, बी के साथ ही डी होगा और उसकी इलामात भी सेम है। इसलिए हम मेन डिस्कस करेंगे ग्रुप बी और सी को। बी और सी चूंकि ये क्रोनिक फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं क्यों, और ये लंबे अरसे तक चलते हैं, एक बार इंसान को हो गया तो उसकी जान नहीं छोड़ते, उसके साथ आखिर तक जाते हैं। और चूंकि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन भी नहीं बनी, उसकी वजह से ये आपके जिगर का कैंसर या जिगर का सिकुड़ाव, जिगर बिल्कुल खत्म हो जाता है इनकी वजह से। इसलिए इनकी एहतियात ज्यादा जरूरी है। अब ये इनके फैलने की वजूहत क्या है कि ये आपकी ब्लड प्रोडक्ट्स और सिक्रीशंस के जरिए ट्रांसफर होता है। मींस अगर आप किसी बंदे से खून लगवा रहे हैं, ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं, अगर उसको हेपेटाइटिस बी है, आपको नहीं है तो आपको भी हो जाएगा। इस तरह अगर आप किस रेजर या सिरिंजेस या कुछ इस तरह की डेंटल प्रोडक्ट्स किसी की इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं एक बंदे को जिसको हेपेटाइटिस बी या सी था, और दूसरे नॉर्मल बंदे पर वही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेरलाइज के बगैर, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी या सी होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा बॉडी सिक्रीशन से, सलाइवा से भी आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, और हेपेटाइटिस बी आपकी मदर से बेबी में भी ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए माँ को आखिरी ट्राइमेस्टर में उसकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगवानी जरूरी है ताकि बच्चे को आगे ट्रांसफर ना हो। अब चूंकि क्रोनिक फॉर्म है, बहुत ज्यादा आपके लंबे अरसे तक चलती है, इसलिए इसका रोकथाम बहुत जरूरी है। और अगर रोकथाम अगर ना किया जाए तो ये आगे जिगर का कैंसर, सिरोसिस, उसके अलावा बाद में जिगर का केमिकल आपके दिमाग पे असर, बॉडी के अंदर पानी जमा हो जाता है और बहुत ज्यादा इलामात आती हैं। अब इसमें इलामात जो से हैं और वो डिस्कस कर लेते हैं हम। चूंकि इसमें इलामात अक्सर मरीजों में आती नहीं है, इसलिए इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। हम मोस्टली किसी पेशेंट का किसी वजह से ऑपरेशन या सर्जरी करनी होती है, उसका टेस्ट जब कराते हैं तो उसका एक्सीडेंटली हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव आ जाता है। इस तरह हम अपने भी किसी के फैमिली मेंबर से कोई टेस्ट करवा देंगे, उसको इलामत कोई नहीं आई होती, लेकिन बी और सी उसका पॉजिटिव आया होता है। इसलिए हमें इसकी एहतियात और इसकी फ्रीक्वेंट टेस्टिंग की जरूरत होती है ताकि हम अपने बॉडी टेस्ट कराते हैं और उसको शुरू स्टेजेस में हम कंट्रोल कर सकें। अब इसकी इलामात में जो है बुखार, अक्सर मरीजों में थकावट उनको महसूस होती है या पेट में दर्द, इसके अलावा पखाना जो है हल्के रंग का आ जाता है, पेशाब गाढ़े रंग का उनको नजर आता है, और इसके साथ साथ उल्टियां या दिल खराब होना शुरू होता है। ये चंद इलामात हैं, लेकिन ये इलामात हर मरीजों में या शुरू के मरीजों में आती नहीं है। इस वजह से आपको डायग्नोज करना इसका बहुत काफी टफ होता है टेस्ट के बिना, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंट टेस्टिंग जरूरी है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि इससे हम बच किस तरह सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई चूंकि होते हैं कि अनहाइजेनिक कंडीशन से, तो आप उनको इम्प्रूव करेंगे तो आप उनके चांस कॉन्टेक्ट के आपके कम से कम हो जाएंगे। मीन्स अगर आप खानदान में एक बंदे को हेपेटाइटिस ए हो गया है तो आप उससे थोड़ा सा दूर रहें, या उसके जूठा उसका जो सा पानी है या कुछ भी चीजें हैं वो आप इस्तेमाल ना करें। जब खाना है हाथ धो के अच्छी तरह खाना खाएं। इसके अलावा साफ सुथरा पानी इस्तेमाल करें। बाहर से जो सा आप रेडी से या दुकानों से जो अनहाइजीनिक फूड है उससे परहेज करें। इस तरह जो शेलफिश आप गंदे नाले से या कहीं भी सीवरेज वाले पानी से आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप उससे परहेज करें। इस तरह हेपेटाइटिस ए की आप वैक्सीनेशन भी मौजूद है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं, इससे आप इम्यून हो जाएं। लेकिन हेपेटाइटिस ई का मसला ये है कि हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन जो सी है मौजूद तो है, लेकिन वो सिर्फ चाइना या कुछ और कंट्रीज में मौजूद है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन नहीं है। इसलिए मेन जो सा इसका मोड ऑफ प्रिवेंशन या कंट्रोल है वो है आपकी एहतियात, कि आप इन चीजों से जो इसके रिस्क फैक्टर हैं आप उनसे एहतियात करें और अपनी हाइजीन को बेहतर करें। ठीक है, सफाई सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखें।
और जिनको मरीजों को हो चुका है उनसे आप खाने वाली चीजें शेयर ना करें। इस तरह हेपेटाइटिस बी, सी और डी, चूंकि ये होता है कि ब्लड और बॉडी सिक्रीशन से, इसलिए आपने एहतियात भी वही एहतियात करनी है। जिस तरह आप अगर डेंटल के किसी के पास जा रहे हैं, डेंटिस्ट के पास, तो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। ये ना हो मीन जो अताई होते हैं एक ही उनके पास है कुछ इंस्ट्रूमेंट, वही उन्होंने उस पे एक पे इस्तेमाल किया, वही दूसरे पे, वही तीसरे पे, प्रॉपर स्टरलाइज नहीं करते या धो के वैसे ही रख देते हैं। तो कोशिश करें जब आप सर्जरी करवा रहे हैं या कोई भी सिक्रीशंस आपकी बॉडी की हैं या आपकी डेंटल प्रोसीजर करवा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें और अच्छे जगह से आप वो ऑपरेट करवाएं। इस तरह आप रेजर का इस्तेमाल या सिरिंजेस का इस्तेमाल जो कॉमन है, एक मरीज को इस्तेमाल करते हैं वही दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से चांस काफी होते हैं। तो आपने जो सिरिंज या जो रेजर एक बंदे पे इस्तेमाल हुआ है वो दूसरे पे इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह जब खून की बोतलें लगती हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, तो आप पहले स्क्रीनिंग करवाएं हेपेटाइटिस बी और सी की, उस बंदे को जो डोनर है उसको बी या सी वायरस तो नहीं है, वरना जो इसको आप खून दे रहे हैं उसको भी ट्रांसमिट होने के काफी ज्यादा चांस पैदा हो जाएंगे। इस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी से भी हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह मदर से जब माँ है आखिरी ट्राइमेस्टर में, तो आप उसकी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि बच्चे को हेपेटाइटिस ट्रांसफर ना हो। इस तरह बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी भी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं हेपेटाइटिस की, ताकि आगे जाके उसको अगर कॉन्टेक्ट हो जाए तो आपकी एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग हो। तो ये कुछ एहतियात है, अगर एहतियात हम कर लें तो हम इससे काफी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी मौजूद है। जो डॉक्टर हजरात हैं या मेडिकल फील्ड से रास्ते हैं या डेंटल लोग जिनका सरिंजों वगैरह से ऐसी चीजों से वास्ता ज्यादा पड़ता है और पेशेंट से ज्यादा वास्ता पड़ता है, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लाजमी करवाएं, ताकि अगर उनको एक्सीडेंटली कोई सरिंज या कोई चीज लग जाती है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है, तो वो अपनी इम्यून हो। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन चूंकि मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। और अगर हम इनको शुरू में करके अगर हम इनको दवाई वगैरह से कंट्रोल ना करें, तो ये आगे बढ़ के आपके जिगर का सरतान, जिगर के कैंसर, इसके अलावा आपके जिगर का सिकुड़ाव, जिगर का खत्म बिल्कुल कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इनकी एहतियात और होते क्यों है उनसे बचाओ हर किसी को हमें पता हो और हम दूसरों को भी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।